आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनेशन दी गई है जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है। यह डिफाइन करता है कि स्टेट कौन होगा और कौन से बॉडीज फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने में आती है। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक बार भारत के एक गांव में एक स्टूडेंट था जिसका नाम संजय था। संजय एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन एक दिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना किसी रीजन के उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया। संजय को लगता था कि ये उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। वो कंफ्यूज था कि क्या उसका कॉलेज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था उस पर फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होते हैं। फिर संजय अपने प्रोफेसर के पास गया जो उसे आर्टिकल 12 के बारे में समझाते हैं। प्रोफेसर ने बताया कि आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट में सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, स्टेटरी बॉडीज और गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं। इसका मतलब है कि संजय का कॉलेज भी स्टेट के डेफिनेशन में आता है और उसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होते हैं। संजय को समझ में आ गया कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि कॉलेज जो गवर्नमेंट का कंट्रोल वाला है भी स्टेट के अंदर आता है। आइए आर्टिकल 12 की प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनेशन दी गई है जो इंक्लूड करती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। फंडामेंटल राइट्स एंड स्टेट्स। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए स्टेट को डिफाइन किया गया है ताकि सिटीजन अपने राइट्स का उल्लंघन होने पर इन बॉडीज के खिलाफ एक्शन ले सके। आइए रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो गवर्नमेंट के अंडर एक स्टेटरी बॉडी है, को स्टेट माना जाए क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें सिग्निफिकेंट कंट्रोल था। इस केस में एक एम्प्लॉय ने अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन का क्लेम किया था, और क्योंकि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्टेट्स के डिफिनेशन में आता था, कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दिया। इस केस ने ये क्लियर किया कि अगर कोई बॉडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है तो वो आर्टिकल 12 के अंडर आती है और उसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होते हैं। आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 में डायरेक्टली कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए इन्वॉल्व होती रही है। कोर्ट ने बार बार ये क्लैरिफाई किया है कि कौन से बॉडी स्टेट के डिफिनेशन में आएगी और किन पे फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल होंगे। अब जानते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 12। ब्रॉडर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 के जरिए सिटीजन्स को ब्रॉडर प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि स्टेट की डिफिनेशन में कई अलग अलग टाइप्स की बॉडीज को शामिल किया गया है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सके। अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बनाया गया है, जिससे लोग फंडामेंटल राइट्स के इनफ्रिंजमेंट के केस में इन बॉडीज के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। क्लैरिटी इन लीगल फ्रेमवर्क। इस आर्टिकल ने लीगल क्लैरिटी दी है कि कौन से इंस्टीट्यूट स्टेट के अंदर आएंगे जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 12। इंटरप्रिटेशन कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार स्टेट की डिफिनेशन को लेकर डिस्प्यूट्स और इंटरप्रिटेशन कॉन्फ्लिक्ट होती है।
कोर्ट को बार बार क्लेरिफाई करना पड़ता है कि कौन सी बॉडी स्टेट के अंदर आती है और कौन नहीं। एम्बिग्यूटी फॉर प्राइवेट बॉडीज। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट के सिग्निफिकेंट कंट्रोल के अंडर काम करते हैं, उनका स्टेटस कभी कभी अनक्लियर होता है। इस एम्बिग्यूटी के वजह से कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वो अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कहाँ जाए। लिमिटेड स्कोप फॉर प्राइवेट एक्शन। आर्टिकल 12 का स्कोप सिर्फ स्टेट तक लिमिट है। इसका मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज के एक्शन पे फंडामेंटल राइट्स अप्लाई नहीं होते। अगर कोई प्राइवेट बॉडीज किसी व्यक्ति के राइट्स का उल्लंघन करे तो उसके अगेंस्ट डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन क्लेम नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स आर्टिकल 12। फर्स्ट, टू डिफाइन अकाउंटेबिलिटी। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए जरूरी है कि ये क्लियर हो कि कौन से बॉडीज पर ये राइट्स अप्लाई होते हैं। आर्टिकल 12 इसलिए जरूरी है क्योंकि ये स्टेट की डिफिनेशन को स्पेसिफाई करता है जो लीगल अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन जनरली गवर्नमेंट अथॉरिटीज के थ्रू होता है। आर्टिकल 12 के जरिए ये इंश्योर किया गया है कि गवर्नमेंट बॉडीज सिटीजन्स के राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकती। क्लैरिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये आर्टिकल नेसेसरी है ताकि लोगों को क्लियर हो कि कौन सी अथॉरिटी के अगेंस्ट वो अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पर। आर्टिकल 12 एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए जरूरी है। ये डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है और कौन से बॉडीज पर सिटीजनशिप राइट्स अप्लीकेबल होंगे। इससे गवर्नमेंट बॉडीज को अकाउंटेबल बनाया गया है और पब्लिक अथॉरिटीज के एक्शन को चेक में रखा गया है। कोर्ट के जजमेंट के जरिए इस आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन इवॉल्व होती रही है जो इंडियन लीगल सिस्टम के लिए सिग्निफिकेंस है।